सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ अक्टूबर सेकेंड वीक की इस न्यूज़ को लेके। टोटल 2 न्यूज़ कवर अप करूँगी, 2 या 3 न्यूज़ ही कवर अप करूँगी एक वीडियो में। ओके, तो ये न्यूज़ की बात करें तो ये जो न्यूज़ अभी हम कवर अप करने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू अ बेसिक थिंग। इसमें करेंगे क्या, ये न्यूज़ आती है कैटेगरी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी लोन दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जिसने लोन दिया गया दैट इज़ एडीबी, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसने लोन दिया है। लोन किसको दिया है? लोन दिया है मतलब लोन दिया है फॉर डूइंग सम प्रोजेक्ट, कि आप ये प्रोजेक्ट करने के लिए लोन ले लीजिए। ओके, तो ओवरऑल एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अक्टूबर सेकेंड वीक की न्यूज़ है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अप। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कि उसने इंडिया की ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट किया कि इंडिया जो है ग्रो करेगा बाय द रेट ऑफ 6.5%, जिसमें उन्होंने प्रिडिक्ट कर रखा था कि इंडिया की इन्फ्लेशन कैसी होगी, कैसे महंगाई होगी, कैसे ग्रो करेगा, कितने रेट के ऊपर, वो सब इसने प्रिडिक्ट किया। अब ये सेकेंड वीक पे हमारे कंट्री में, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक वैसे तो ये फिलीपींस में है, टोटल इसके अंदर 69 नेशंस आते हैं। वन ऑफ दैट नेशन इज़ इंडिया। इंडिया में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी है। इसका प्लान ये है कि बाय जनवरी 2030 ये चाहती है कि इंदौर में मेट्रो आ जाए। वो मेट्रो ये 8.62 किलोमीटर लंबी बनाना चाहते हैं। बनाने के लिए वो 7 डिफरेंट जो स्टेशंस हैं इंदौर में, उनको कनेक्ट करेंगे एयरपोर्ट से। ओके, तो अब जैसे मेट्रो आ जाएगी तो बाकी जो ऑटो वगैरह या कार्स वगैरह वाली जो वो जिससे वो ट्रैवल करते थे वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हमारे एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये प्लान है, दिस इज़ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी ने, जो कि इंडिया में है, इसने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मांगा। लोन कितने का मांगा? 190 मिलियन का लोन मांगा। सो यू कैन लाइक इट कैन कम लाइक दिस ऑल्सो ना। 1 मिलियन में कितना होता है? 0.1 करोड़ होता है। तो ये 19 करोड़ लोन दिया गया है। किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसको दिया है? इस कंपनी को दिया है। MPRCL, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर टाइप से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हें ये आ जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के रूल्स क्या हैं, ठीक है ना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है सबसे पहला, इसके अंडर टोटल 69 नेशंस आते हैं। उन 69 नेशंस की ये GDP ग्रोथ प्रेडिक्ट करता है कि वो नेशंस कैसे ग्रो करेंगे, मतलब उनमें कैसे कैसे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, उनकी सर्विसेज कैसे ग्रो करेंगी, ठीक है, और इन्फ्लेशन कैसे होएगी, ये सारी प्रिडिक्शन करता है ADB। दूसरा जो यहाँ पे फंक्शन हमें ADB का पता चलता है दैट इज़ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो होता है वो अपने मेंबर्स को लोन भी प्रोवाइड करता है जब वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है। उसके लिए जैसे ये दिस इज़ द एग्जांपल कि इसने किसको कैसे लोन प्रोवाइड किया, कितना लोन प्रोवाइड किया। ओके, ये 2 चीज़ें। फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है दैट इज़ द रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सी बात है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें लर्न करने का क्वेश्चन क्या बनेगा? डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बताओ ADB का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए ADB का हेडक्वार्टर इज़ इन मैनिला, फिलीपींस। एस्टाब्लिश कब हुआ था? ADB 1966 में एस्टाब्लिश हुआ था। और इसके जो CEO कौन है? इट इज़ मसाटो कांडा, दैट इज़ द CEO। एंड वो जापान से हैं। तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़। क्वेश्चन बेसिक्स में से ही निकाल के पूछेंगे वो, बट जो न्यूज़ में जनरली चीज़ें कवर अप हो रही है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। आफ्टर दैट द अनदर न्यूज़ आई एम गोइंग टू कवर अप इज this. Okay, so here in this particular news, this news is that RBI granted SRO status to Finance Industry Development Council. Okay, तो ये जो फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है, इट इज़ अ कंपनी। ओके, तो कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ये है कि RBI ने जो है
वो आरबीआई ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है किसी कंपनी को। वो लाइसेंस है एसआरओ का, ठीक है ना। एसआरओ मैं बताती हूँ होता क्या है। दिस इज़ द मेन कैटेगरी, ओके। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन जो मेनली इन्वॉल्व है इस पूरी न्यूज़ में, द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता रखा है कि 1935 में इस्टाब्लिश हुआ था। संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो कंसेप्ट बता रही हूँ मेनली इन्वॉल्व क्या है। कंसेप्ट ये है कि जैसे हमें पता है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अंदर वो सारे मतलब ये बैंक्स का बैंक है। इसके अंदर काफ़ी सारे बैंक्स आते हैं। बैंक्स के साथ साथ में एनबीएफसीज भी आती हैं, इसके अंदर ही काम करते हैं सारे। तो आरबीआई ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि सबको कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो उन रूल्स को कोई नहीं फॉलो करेगा तो आरबीआई उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है। अब ये इट्स लाइक द सेम थिंग ना, आपको एनालॉजी बता रही हूँ। क्लास में पढ़ाना है बच्चे एक टीचर को, तो क्या करता है टीचर? मॉनिटर बना देता है, क्योंकि टीचर को लगता है कि मॉनिटर होगा। वो कभी लिस्ट बनाने के लिए टीचर उस मॉनिटर को दे देता है कि टीचर को लगता है अगर लिस्ट ये बना देगा तो टीचर का और ज़्यादा काम इजी हो जाएगा, इफ़ेक्टिवली काम कर पाएगा क्लास में बाकी बच्चों के ऊपर, अगर कुछ 2-3 बच्चे रिप्रेजेंट करके वो क्लास में रख लेता है। सिमिलर थिंग आरबीआई करता है। आरबीआई ने किया 400 एनबीएफसीज एफआईडीसी मतलब फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर दे दी। तो आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने बोला कि अब आप ना इन 400 एनबीएफसीज को नज़र रखोगे। जो भी मैंने रूल्स बना रखे हैं, रेगुलेशंस बना रखे हैं, आपको इन एनबीएफसीज के ऊपर नज़र रखनी है, ओके। तो लाइक आरबीआई इज़ द टीचर and FIDC is the monitor that RBI has appointed for these 400 NBFCs, okay. So this monitor will now look for the code of conduct. It will ensure the regulatory compliance, and it will work with this teacher RBI to address the sector issues, okay. तो जैसे मॉनिटर वर्क करता है ना टीचर के साथ में, हर कोई इशू होता है तो बताता है कि मैम क्लास को अच्छे से और मेंटेन करने के लिए वी कैन डू दिस थिंग, जस्ट लाइक दैट दिस FIDC विल वर्क लाइक द सेम थिंग, ओके। तो SRO क्या हो गया? इट इज़ अ मॉनिटर जो क्या है, इस टीचर और इन बच्चों के बीच में ब्रिज है, ठीक है ना। कोई बच्चों का ओवरऑल कोई इशू होगा तो ये बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा उन बच्चों को और बताएगा आरबीआई को। अगर इनकी कोई कंप्लेन होगी तब भी ये उनको बताएगा कि दिस पर्टिकुलर एनबीएफसी इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ओके। अब क्लास में मॉनिटर किसको बनाया जाता है? टीचर मॉनिटर किसको बनाएगा? देयर इज सम क्वालिटीज़ ना, देयर आर सम पैरामीटर्स कि हर किसी को मॉनिटर तो नहीं टीचर बनाता ना। सिमिलरली अगर आरबीआई को एक मॉनिटर ढूंढना है जो मॉनिटर करेगा इन 400 एनबीएफसीज को, जिस मॉनिटर को आरबीआई ने नाम दिया है एसआरओ, तो उस एसआरओ की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको एसआरओ का स्टेटस मिलेगा? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कंसेप्ट ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी के एग्ज़ाम में 2024 में आ रखा है। उस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था कि 4 ऑप्शन दे रखी थी। 4 ऑप्शन में से बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रूल टू बिकम एन एसआरओ। कौन सा नहीं होना चाहिए एसआरओ बनने के लिए? द फर्स्ट वन जो उन्होंने गिवन था, इट वाज नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट है, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट 2013 में बना था। इस कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 8 में कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं, उसमें नॉन प्रॉफिट कंपनी है। मतलब ये कंपनी अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करेगी, ये सोशल के लिए, सोशल वर्क में इन्वॉल्व होगी या फिर ऐसी चीज़ों के लिए इन्वॉल्व होगी जिसमें कि हमारा जो सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मिनिमम नेटवर्थ ऑफ, सेकेंड ऑप्शन थी मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़, ठीक है ना। वहाँ पे मिनिमम नेटवर्थ उन्होंने 5 करोड़ दे रखी थी। तो 5 करोड़ नहीं, जो कंपनी एसआरओ आरबीआई अपॉइंट करेगी दैट कंपनी की मिनिमम जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो कम से कम 2 करोड़ होनी चाहिए। 5 करोड़ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। एज पर दी आरबीआई नॉर्म्स, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग अ मैक्सिमम ऑफ 2 एसआरओ फॉर एनबीएफसी सेक्टर विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 एसआरओ को ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसमें से एक ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका है, दैट इज़ FIDC फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल।
The SRO is required to have minimum 10% of total number of NBFCs PL. So SRO is prohibited from opening foreign offices without RBI approval. तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये जो SRO है अपना कोई भी फॉरेन बाहर की कंट्री में कोई ऑफिस नहीं खोल सकती है RBI की अप्रूवल के बिना. तो दिस इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन दैट केम इन द RBI जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ था. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू दी SROs. अब क्वेश्चंस आपको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था दैट आई हैव डिस्कस्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड. जो क्वेश्चन रिमेंबरिंग बेस आ सकते हैं वो हर बार नहीं मैं रिपीट करूँगी. जितने भी बैंक्स हैं उन बैंक्स का एस्टाब्लिशमेंट डेट, उनका CEO गवर्नर हो गया, उनकी टैगलाइन हो गई, ये तो आ ही सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस द अनदर क्वेश्चन इज़ दैट कि RBI ने कौन सी बॉडी रखी है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट या रेगुलेटरी कंप्लेंट्स देखेगी NBFCs की. दैट बॉडी इज़ द SRO. दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको क्वेश्चन देंगे और वो क्वेश्चन में बोल देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन SRO. आपको 4 कंपनीज दी होंगी, ठीक है. 4 कंपनीज में से बोला जाएगा कि आपको कौन सा SRO है कि नहीं. मान लो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक ऑप्शन में दे दिया ABC लिमिटेड, दूसरी ऑप्शन में दे दिया X लिमिटेड, ठीक है ना, तीसरी ऑप्शन में दे दिया Y लिमिटेड, चौथी ऑप्शन में दे दिया Z लिमिटेड और पांचवी ऑप्शन में दे दिया ये FIDC. ये XYZ की जगह ना कुछ भी नाम हो सकता है. ओके, तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, जो भी कंपनी SRO वाली होगी ना उसके नाम के पीछे लिमिटेड नहीं होगा. ये बेसिक है, तो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं. आपको सिंपल इतना देखना है कि नाम के पीछे लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, बट दिस इज़ द राइट आंसर. तो ये कंपनी SRO है बिकॉज SRO कंपनीज के पीछे लिमिटेड नाम नहीं रखा जाता है. सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी. और एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे. आफ्टर दैट द another news is about the penalty. So this is the next news that I am going to cover up. कैटेगरी जो है दैट इज़ द पेनल्टी बाय RBI. मैंने बोला RBI बैंक्स का बैंक है तो ये बैंक्स के ऊपर पूरी नज़र रखता है. पूरी नज़र रखेगा तो अगर बैंक सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाएगा. बैंक्स के ऊपर भी नज़र रखता है और जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर भी नज़र रखता है. अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमने जितनी भी न्यूज़ कवर करी है उसमें पेनल्टी की एक न्यूज़ है दैट इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक के ऊपर RBI ने पेनल्टी लगा दी 32 लाख की. वो हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है. तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे RBI ने टोटल 2 कंपनीज़ के ऊपर पेनल्टी लगाई है. द फर्स्ट कंपनी इज़ द अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन. इसके ऊपर पेनल्टी लगा रखी है. तो हुआ क्या गलती हुई जिसकी वजह से इसके ऊपर पेनल्टी लगी. इट्स लाइक दिस, मानो किसी ने कोई सामान परचेज किया यूजिंग दिस अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड. ओके, ठीक है. अब हुआ क्या, इसको यूज़ करके उसने पेमेंट कर दी, ठीक है ना, पेमेंट कर दी. बट हुआ क्या, पेमेंट हो गई फेल. अब पेमेंट फेल होगी और डिडक्ट हो गए आपके बैंक से पैसे, तो डिडक्ट हो गए, पेमेंट भी फेल होगी. तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अगर मैंने पेमेंट से मतलब आपसे आपके बैंक से पैसे निकाले हैं और जिसके पास पैसे पहुंचने चाहिए थे उसके पास नहीं पहुंचे तभी तो पेमेंट फेल हुई है. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस अमेरिकन एक्सप्रेस ना कि अगर मैंने पैसे निकाल लिए और पैसे जहाँ पहुँचाने थे वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं पैसे रिटर्न करूँ. और उस रिटर्न करने की कुछ टाइम लिमिट होती है कि आप इतने टाइम तक उसको पैसे रिटर्न कर लो, ठीक है ना, उस अकाउंट को पैसे रिटर्न कर दो जिससे निकाले गए हैं. हुआ क्या, RBI ने जब अपना सुपरवाइजरी इंस्पेक्शन किया तो उसने ये देखा कि काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट्स थे जिनके इस तरीके का क्रेडिट है वो रिटर्न ही नहीं किया था अमेरिकन एक्सप्रेस ने. तो ये रिटर्न ना करने की वजह से विद इन गिवन टाइम फ्रेम उन्होंने पेनल्टी लगा दी. 31.8 लाख की पेनल्टी इस कॉरपोरेशन के ऊपर लगा दी. ओके, सो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन द पेनल्टी इज 31.8 lakh. It was done during the inspection for supervisory evaluation. RBI found failed credit imbalances. Money that was supposed to be returned to the cardholders had not been given back. These balances came from refund or the failed transactions. According to RBI credit and debit regulations,
दिस वर मेंट टू बी रिटर्न्ड बट नॉट रिटर्न्ड विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। ओके, ये चीज़ हुई। अनदर जो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज है वो सेकंड कंपनी है, फाइनेंशियल सेकंड कंपनी है, जिसके ऊपर 4.2 लाख का RBI ने जुर्माना लगा दिया है। अब ये RBI ने 4.2 लाख का जुर्माना लगाया, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, RBI ने अपना इसको जब इसके ऊपर निगरानी रखी तो उन्होंने ये पाया कि जब ये कंपनी लोन दे रही है ना लोगों को, लोन देते टाइम पे ये KYC नहीं कर रही है उसका। KYC इज़ नो योर कस्टमर। मतलब अगर मेरे से कोई पैसे मांगेगा तो मैं उसको जानती होंगी तब पैसे दूंगी ना। किसी उसका नाम पता होगा, उसका पता होगा कि वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो क्राइम नहीं करने वाला उस पैसे से। अगर मुझे पता ही नहीं होगा उस पर्सन के बारे में, मतलब दैट पर्सन कैन बी अ क्रिमिनल और कैन नॉट बी अ क्रिमिनल। फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं, मेरे से लेके पैसे वो फ्रॉड कर दे, ऐसा चांसेस है ना। तो आई वोंट, इट्स नॉट राइट टू गिव मनी टू दैट पर्सन जिसको हम जानते ही नहीं हैं। तो कंपनी कैसे जानेगी कस्टमर को? उसके एड्रेस देख के, उसका पुराने रिकॉर्ड देख के, उसका नाम साहब सब कुछ डिटेल्स लेके, पैन कार्ड लेके। तो अब इन्होंने ना तो पैन कार्ड लिया, और पैन कार्ड नहीं होता है कोई किसी के पास तो Form 60 लिया जाता है, ना वो लिया। अब ये ना लेने की वजह से हो सकता है, रिस्क है कि फ्रॉड एक्टिविटीज़ में वो जिन कंपनी ने, जिन लोगों ने लोन लिया वो फ्रॉड एक्टिविटीज़ में उस लोन को यूज़ करें। तो दिस कैन बी द मिस यूज़ ना। सो दैट इज़ वाई RBI ने इसके ऊपर लोन लगा दिया, इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी 4.2 लाख की। सो दिस पेनल्टी न्यूज़ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेनल्टी न्यूज़ से आपको रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आ सकता है। रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस कि रिसेंट बैंक अक्टूबर में जिसको कि पेनल्टी लगी है इंडियन ओवरसीज़ बैंक की 32 लाख, अक्टूबर फर्स्ट वीक की न्यूज़ से रिलेटेड है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन के ऊपर कितने की पेनल्टी लगी है? 32 लाख की। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर 4.2 लाख की। व्हाट आर द रीजंस दैट आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल ओवर देयर? दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़. In the next video, I'll covering up the more news related to October 2nd week. Thank you.